नाश्ते से फारिग होकर मैं बिस्तर पर ढेर हुआ तो कांता दवाओं का बक्स लेकर आ गई। कहने लगी, सोने से पहले अपने जख्म पर मरहम लगवा लो। अपने जख्म को तो मैं भूल ही गया था। कांता बक्स खोलकर उसमें से मरहम और जख्म मुंतमिल करने वाला सफूफ निकाल रही थी। उसी वक्त ग्लोरिया भी वहां आ गई। उसके हाथ में गर्म पानी का प्याला था। फिर ग्लोरिया ने बहुत गौर से मेरे जख्म का जायजा लिया। बोली, हैरत अंगेज, इतना गहरा जख्म 2 ही दिन में मुंतमिल हो गया। मैं खुद भी हैरान था। मेरा जख्म वाकई हैरत अंगेज तौर पर मुंतमिल हो रहा था। ग्लोरिया ने गर्म पानी से जख्म साफ किया। फिर कांता ने उस पर एक सफूफ छिड़का और मरहम का लेप कर दिया। उसके बाद मैं ऐसा सोया कि रात ही की खबर लाया। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक 9 बजा रही थी। मेरे साथ ही बेडरूम में तैमूर सो रहा था। मैंने पहले उसे उठाने का इरादा किया, फिर ये सोचकर मुलतवी कर दिया कि वो बेचारा मुझसे ज्यादा थका हुआ है। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। नहा कर निकला तो हशाश बशाश और तरोताजा था। बाजू का जख्म भी ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा था। मैं गुनगुनाता हुआ बेडरूम में पहुंचा तो मुझे तैमूर नजर आया। वो बेदार हो चुका था और बेड की पुश्त से टेक लगाए टिकटिकी बांधे सामने की दीवार को घूर रहा था। मैंने बालों को ब्रश करते हुए कहा, ये मुराकबा छोड़ो और जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। तैमूर की भर्राई हुई आवाज आई, यार कामरान, हमारी जिंदगी भी क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। मैंने हंसकर कहा, क्या ख्वाब में अपनी मंगेतर को देख लिया? तैमूर एकदम तल्ख हो गया। बोला, उसका नाम भी मेरे सामने मत लो, उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं संजीदा हो गया। कहा, आई एम सॉरी तैमूर, मुझे अफसोस है। तैमूर हंस कर बोला, कम ऑन कामरान, मुझे तो लगता है कि इस सरदार जी के मकान में कोई असर है। हम जब से यहाँ आए हैं जज्बाती हो रहे हैं। पहले कांता और ग्लोरिया और अब मैंने उसकी बात काट दी। कहा, बस तैमूर, ये बात नहीं है। असल में इस एबनॉर्मल लाइफ से हम लोग खुद उकता गए हैं, या फिर घर का आराम हमें रास नहीं आता। एनीवेज, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, मुझे भूख लग रही है। तैमूर मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वक्त गुजारी के लिए यूं ही अखबार उठा लिया। इंग्लिश का वो अखबार शायद सरदार जी ने खास तौर पर हमें भिजवाया था। अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर पढ़कर मैं चौंक उठा। फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके 2 दोस्तों और चौकीदार का पुरस्कार कत्ल। गांव वालों ने बताया कि कत्ल से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ एक सफेद फार्म औरत भी थी। बैक पेज पर 2 छोटी छोटी खबरें और थीं। एक खबर उस वीराने की थी जहां कुंवर के 4 आदमी मेरे हाथों कत्ल हुए। पुलिस को वहां 5वीं लाश मंगल की मिली होगी। यूं ये 5 कत्ल भी नामालूम कातिलों के खाते में डाल दिए गए। दूसरी खबर उस वारदात की थी जिसमें 6 आदमी मारे गए। अखबार ने लिखा था कि कत्ल की इन वारदातों के बाद गांव वाले सरे शाम अपने घरों में बंद हो जाते हैं। पुलिस तुंदही से कातिलों को तलाश कर रही है। खासतौर पर उस सफेद फार्म औरत की तलाश जारी थी जो मुबैना तौर पर कातिलों की आलायकार थी। दरवाजे पर आहट हुई और सरदार जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। वो अपने मखसूस अंदाज में बोले, आप तो खूब सोए जी, अब तबीयत कैसी है? उसी वक्त तैमूर भी बाथरूम से निकल आया। जल्दी से बोला, तबीयत अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ देर मजीद इन्हें खाना ना मिला तो ये मुझे खा जाएंगे। मैंने मुंह बनाकर कहा, मैं मुर्दार खाने का आदी नहीं हूँ। सरदार जी बेसाख्ता हंसने लगे। बोले, आप एक दूसरे को ना खाएं, खाना तैयार है। मैंने तैमूर से कहा, तुम अपनी भाभो को बुला लो, मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ। तैमूर हंसकर बोला, कौन सी भाभो? नंबर 1 के नंबर 2? मैं सरदार जी के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। एक मुलाजिम टेबल पर अनवा अक़साम के खाने लगा रहा था। सरदार जी सरगोशी में बोले, अगर खाने से पहले 1-2 पैक हो जाएं तो मजा आ जाए, विलायती है। मैंने हंसकर कहा, कभी थी, मेरे साथ रह रहकर तो देसी हो गई है। सरदार जी फिर भौंडी आवाज में हंसने लगे। बोले, मैं शैंपेन की बात कर रहा हूँ। उसी वक्त ग्लोरिया और कांता डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। उनके पीछे तैमूर था। वो दोनों ही निखरी निखरी नजर आ रही थीं। दोनों एक दूसरी से बढ़कर हसीन थीं, मगर कांता के हुस्न में अजीब सी मकनातीसियत थी। उसके चेहरे से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। ग्लोरिया के हुस्न में बेबाकी थी, मगर उस वक्त तो दोनों ही गजब ढा रही थीं। फिर सरदार जी की आवाज ने हमें चौंका दिया। वो किसी मुलाजिम को बोतलें और ग्लास लाने का हुक्म दे रहे थे। शैंपेन की बोतल देखकर ग्लोरिया की आंखों में चमक सी लहराई। उसने मेरी तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा। मैंने आंख के इशारे से इजाजत दे दी। फिर वहां शैंपेन का दौर चला। तैमूर और कांता ने माजरत कर ली। कांता हैरत भरे अंदाज में ग्लोरिया को देख रही थी। शायद उसने पहले किसी औरत को मैनोशी करते नहीं देखा होगा। आधे घंटे के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शराब मेरे लिए बेअसर थी। फिर मुझे याद आया कि बाबा की खिलाई हुई जड़ी बूटियों की वजह से मोहलक तरीन जहर भी मेरे मैदे पर असर नहीं कर सकता। ये तो फिर शराब थी। मैंने झुंझलाकर अपना ग्लास दीवार पर दे मारा। सब लोग चौंक कर मुझे देखने लगे। सरदार जी तरंग में आकर बोले, ना यार ना, ओए तुम तो अभी से आउट हो गए हो। तैमूर झुंझलाकर बोला, क्या कर रहे हो कामरान? मैंने कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ।
बाबा ने मुझे न जाने क्या खिला दिया है कि ये मुझ पर असर ही नहीं कर रही। मेरी बात सुनकर कांता खिलखिलाकर हंस दी। बोली, इसी वजह से तो आज हम जिंदा हैं, वरना जंगलात का वो अफसर ही हमें मार देता। मुझे अचानक याद आ गया कि उस ख्वाबावर दवा ने भी मुझ पर असर नहीं किया था, वरना कम से कम वो लोग मुझे तो हरगिज जिंदा न छोड़ते। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। अचानक मुझे अपनी जीप का ख्याल आया। वो गाड़ी भी मशकूक थी। यूं भी वो गाड़ी मंगल सिंह के कब्जे में थी। मुमकिन है उन लोगों ने उसे कहीं से चुराया हो। मैंने अपनी तशवीश का इजहार सरदार जी से किया तो उन्होंने बताया कि जीप तो मैंने उसी वक्त गिराज में बंद करवा दी थी। उन्होंने हमारे लिए अपनी एक गाड़ी मखसूस कर दी। फिर सरदार जी तो सोने चले गए। कांता और ग्लोरिया भी हमारे कमरे में आ गईं। मैंने कांता से पूछा, अब मेला शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं? उसने कहा, मेरे ख्याल में 2 दिन बाकी हैं अभी। तैमूर ने कहा, मैं और ग्लोरिया भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ग्लोरिया ने कहा, नहीं तैमूर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर बदकिस्मती से कामरान फंस गया तो हम सभी मारे जाएंगे। मेरा तो ख्याल है कि हम दोनों दूर रहकर कामरान की हिफाजत कर सकते हैं। मुझे ग्लोरिया की तजवीज से इत्तेफाक था। फिर तय ये हुआ कि मैं और कांता कल किसी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। तैमूर और ग्लोरिया हमसे अलग रहेंगे। बड़े से एक मैदान में दूर दूर तक खेमे लगे हुए थे। कांता का अंदाजा गलत था। मेले में अब भी 2 दिन बाकी थे। मैं और कांता सुबह 11 बजे यहां पहुंचे थे। मुझे अपने खूबसूरत बालों की कुर्बानी देना पड़ी। मेरी मूछें भी इसी मेले की भेंट चढ़ गईं। चेहरे पर भभूत मला हुआ था। गले में मोटे मोटे मनकों की छोटी बड़ी मालाएं थीं और हाथ में किंग साइज चिमटा। कांता का हुलिया भी दासियों वाला था। वहां बेशुमार लोग थे, मर्द, औरतें, बच्चे। किसी ने भी हम पर तवज्जो न दी। लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। वहां मुझे बहुत अजीबोगरीब मनाजिर देखने को मिले। कोई सर के बल खड़ा था, कोई कीलों की नशिस्त पर बैठा हुआ था, कोई जमीन पर कलाबाजियां खा रहा था। बांस पर चढ़ने का मुहावरा तो मैंने सुना था, मगर इस मुहावरे को हकीकत का रूप धारते पहली दफा देखा था। कोई लंगोट बांधे रानों के गोश्त में खंजर उड़ से घूम रहा था। किसी ने होंठ में कीले ठोंक कर बंद कर लिए थे। एक मंजर देख कर तो मैं हैरत ज़दा रह गया। मुझे बगैर सर का एक आदमी दिखाई दिया। वो जमीन पर सर टिकाए उल्टा खड़ा था, पैर आसमान की तरफ थे। नजदीक पहुंचकर मालूम हुआ कि मौसूफ का सर तो मौजूद है मगर जमीन के अंदर है। उसने इतना गहरा गड्ढा खोदा था कि बस सर उसमें आ सके। सर को गड्ढे में डाले वो मजे से सर के बल खड़ा था, गोया उसका सर ओखली में था। मैंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले छोटा सा एक खैमा ले लिया। अपने कपड़ों और दीगर सामान की गठड़ी वहां छोड़कर हम घूमने निकल गए। मैंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहां का चक्कर लगाया, मगर मुझे विनोद पांडे की झलक भी नजर नहीं आई। फिर मैं कांता को लेकर टेंट की तरफ चल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां कौन सा करतब दिखाऊं। मैंने यही बात कांता से पूछी। वो बेनियाजी से बोली, यहाँ अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कोई करतब नहीं दिखा रहे। वहां बेशुमार गैर मुल्की मर्द और औरतें भी थीं। मुझे ग्लोरिया और तैमूर भी दिखाई दिए। उन दोनों ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर और बालों को ब्लीच करके अपने हुलिये बदल लिए थे। पहली नजर में तो उन्हें मैंने भी नहीं पहचाना। तैमूर को मैंने उसकी आवाज से पहचाना। उसके चेहरे पर गोल शीशों वाला चश्मा और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। गले में कीमती कैमरा झूल रहा था। वो दोनों अपने हुलियों से गैर मुल्की नामानिगार लग रहे थे। मैं टेंट से बाहर निकलकर खुले मैदान में बैठ गया। खुले मैदान में लाखों अफराद बैठे हुए थे। मैंने बैठने के लिए योगा का पद्मासन इख्तियार किया और अब गोया मुराकबे में बैठा हुआ था। कांता भी मुझसे कुछ फासले पर सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं बज़ाहिर मुराकबे में था, मगर दरअसल मैं भी चौकन्ना बैठा हुआ था। खतरा महसूस करते ही मैं 1 मिनट के 1000वें हिस्से में अपने शाने पर लटके हुए थैले में से रिवॉल्वर निकाल सकता था। कांता भी पूरी तरह मुसल्ला थी। अचानक कोई हमारे नजदीक आकर ठहर गया। मेरी नजरें उनके पैरों पर थीं। वो 2 आदमी थे। उनके जिस्म पर धोतियां और खड़ाऊं थीं। मैंने उनके चेहरे देखने की कोशिश नहीं की। फिर उनमें से एक करख्त लहजे में बोला, ए सुंदरी इधर आ। मैंने गैर महसूस तरीके से नजरें उठाकर उन्हें देखा। वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं थे, बल्कि कांता से मुखातिब थे। वो हुलियों से साधु लग रहे थे। सर के बालों के साथ साथ उनकी दाढ़ी, मूछें और भवें तक साफ थीं। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो चरस या गांजे का भरपूर नशा करके आए हों। कांता जल्दी से बोली, जी महाराज, आपने मुझसे कुछ कहा? उनमें से एक पाठदार आवाज में बोला, हाँ, हम तुझी से कह रहे हैं सुंदरी, इधर आ। मैंने अचानक आंखें पूरी खोलकर बारी बारी उन दोनों को घूरा। फिर उस साधु पर नजरें जमा दी जो कांता से मुखातिब था। मेरे यूं घूरने से वो एकदम गड़बड़ा गया। मैंने अक्खड़ लहजे में पूछा, क्या बात है महाराज? देख नहीं रहे हो मैं तपस्या कर रहा हूँ। दूसरा साधु जल्दी से बोला, तमीज से बात कर मूर्ख। तू नहीं जानता कि इस समय तेरे सामने कौन खड़ा है?
मैंने झल्लाकर कहा, जाओ अपना काम करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे सामने कौन है। उस साधु ने, जो कांता से मुखातिब था, अचानक पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब महाराज, जाओ अपना काम करो। वो दोनों पैर पटकते हुए आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद कांता ने आहिस्ता से कहा, ये कौन लोग हो सकते हैं? वो मेरा नाम लेते लेते अचानक खामोश हो गई। मैंने सख्ती से हिदायत की थी कि वहां मेरा नाम मत लेना। मैंने झल्लाकर कहा, हो सकते हैं क्या मतलब, साधु हैं और कौन है? कांता ने एतमाद से कहा, ये दोनों साधु नहीं हैं। इन दोनों ने खड़ाऊं भी शायद जिंदगी में पहली दफा पहनी है। तुमने इनकी चाल पर गौर नहीं किया? फिर इनके पैर बहुत साफ थे, किसी साधु के पैर इतने साफ नहीं होते। मैंने अंगड़ाई लेकर कहा, खैर देखा जाएगा। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक ही तरीके से साकित और जामिद बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे की तरफ बढ़ा। कांता मेरे पीछे पीछे थी। एक जगह मुझे तैमूर नजर आया। वो मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ आया। वहां बहुत से गैर मुल्की पंडितों और साधुओं के आगे पीछे घूम रहे थे। तैमूर मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसके साथ ग्लोरिया भी थी। वो दोनों गुलामों की तरह हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े थे। मैंने मुंह बिगाड़ कर करख्त लहजे में कहा, जाओ भागो यहां से, मगर वो दोनों टस से मस न हुए। कांता आगे बढ़कर दुरुस्त लहजे में बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? तैमूर ने सर झुकाकर इंग्लिश में कहा, अभी जो दो साधु तुम्हारे पास खड़े थे वो क्या कह रहे थे? उसका अंदाज ऐसा था जैसे इल्तिजा कर रहा हो या मेरी खुशामद कर रहा हो। मैंने कहा, मनुष्य अगर मन की आंख खुली रखे तो हर बात की जानकारी हो जाती है मूर्ख। वो बोला, तो क्या वो लोग? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, हाँ बालिके, हमें उनके मन में खोट नजर आया है, बस अब जाओ और आंखें खुली रख। तैमूर सर झुकाकर एक तरफ हट गया। फिर एक और उफ्ताद टूट पड़ी। तैमूर की देखा देखी बहुत से गैर मुल्की मर्द और औरतों ने मुझे घेर लिया। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से था, इसलिए वो इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल रहे थे। उन्हें झिड़क कर मैंने आगे बढ़ना चाहा, मगर उनमें से एक गैर मुल्की ने अचानक कांता का हाथ पकड़ा और इंग्लिश में बोला, तुम इस गंजे के साथ कहाँ जा रही हो हनी? कांता ने अचानक चिमटा घुमाया और उसके सर पर दे मारा। चिमटे की जर्ब से वो बौखला गया। आसपास के साधु और उनके चेले हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। इससे पहले कि वहां कोई नया हंगामा खड़ा होता, वो गैर मुल्की फुर्ती से लोगों के मजमे में गुम हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया और चिमटा बजाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे वहशत सी हो रही थी। अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि मैं जाली साधु हूं तो उनका रद्द-ए-अमल बहुत खौफनाक होता। मैं न सिर्फ जाली साधु था बल्कि मुसलमान भी, और सबसे बढ़कर पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों को मतलूब था। मेरी तो लम्हों में तिक्का बोटी हो जाती। अचानक मैं ठिठक गया। इस जम्मे गफीर में मुझे विनोद पांडे की झलक दिखाई दी। वो अधेड़ उम्र के एक आदमी के साथ खिरामा खिरामा एक तरफ जा रहा था। मैं गैर महसूस तरीके उसका ताकुब करने लगा। अब मैं बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहा था। विनोद पांडे को जरा सा शुबा भी हो जाता तो वो एक मर्तबा फिर मुझे जुल देकर निकल जाता। मैं कुछ फासला रख कर मोहतात अंदाज में उसका पीछा करता रहा। कांता ने साथ चलते हुए आहिस्ता से कहा, उधर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं जिस आदमी के लिए यहाँ आया हूँ वो मुझे नजर आ गया है। फिर मैंने कांता को बताया वो दो आदमी जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने ब्लैक पैंट और चमड़े की जैकेट पहन रखी है। मुझे उसी की तलाश थी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, तुम इर्द गिर्द का जायजा लेकर तैमूर को तलाश करो, वो नजर आए तो मुझे बताओ। मैंने विनोद पांडे पर नजरें जमाए हुए कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चंद मिनट के बाद कांता ने मुझे बताया कि तैमूर हमारी बाईं तरफ मौजूद है और इसी तरफ देख रहा है। मैंने अचानक चिमटा बजाना शुरू कर दिया। फिर बजाते बजाते मैंने चिमटा फजा में उछाला और लपक कर फुर्ती से उसे दोबारा पकड़ लिया। यह तैमूर को बुलाने का इशारा था। मुश्किल से 2 मिनट गुजरे होंगे कि तैमूर मेरे नजदीक पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने बड़बड़ा कर कहा, शिकार सामने है, स्याह पैंट और चमड़े की जैकेट। तैमूर ने एक नजर सामने डाली, फिर उसे देखकर आगे बढ़ गया। उससे चंद कदम के फासले पर ग्लोरिया भी थी। वो भी तेजी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैं पलट गया। अब विनोद पांडे पर नजर रखना तैमूर का काम था। ये काम मैं खुद भी कर सकता था, मगर विनोद पांडे मुझे पहचानता था। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था, मगर विनोद पांडे अगर मुझे पहचान लेता तो फिर नजर भी ना आता। इसलिए मैंने तैमूर को उसके पीछे लगाया था। मैं जानता था कि विनोद का ठिकाना मालूम करने के बाद तैमूर सीधा मेरे पास आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अपने टेंट की तरफ आ गया। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैदान में लालटेन और पेट्रोमैक्स लैंप रोशन होने लगे थे। हमारे पास भी केरोसिन ऑयल का एक चूल्हा और लैंप था। मैंने कांता से कहा, खाना तो हमारे पास मौजूद है, तुम जरा कॉफी बना लो। उसने लैंप रोशन कर दिया और चूल्हा जलाकर कॉफी का पानी उबलने के लिए रख दिया।
मेरा प्रोग्राम तो ये था कि कुछ देर टेंट में रहने के बाद चुपके से बाहर निकल जाऊंगा और रात सरदार जी के बंगले में गुजार कर अलग सुबह लौट आऊंगा। मगर अब विनोद पांडे की वजह से मैंने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। थोड़ी देर के बाद कांता कॉफी बना कर ले आई। मैंने कॉफी पीते हुए उससे कहा, कांता तुम थोड़ी देर के बाद सरदार जी के बंगले पर चली जाना। वो चौंक कर बोली, और तुम? मैंने कहा, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा, मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। कांता फैसला कुन लहजे में बोली, तो फिर मैं भी यहीं रहूंगी। मैं जानता था कि वो किसी कीमत पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो तैमूर और ग्लोरिया भी यहीं थे, वरना शायद वो ग्लोरिया के साथ चली जाती। मैंने ज्यादा इसरार मुनासिब न समझा। अचानक बाहर गजब की आहट सुनाई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो। मैंने कांता को मोहतात रहने का इशारा किया और बुलंद आवाज में कहा, नहीं बालके, तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये कहते हुए मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और दबे पांव खेमे के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दा लटकाकर वो रास्ता बंद कर दिया था। कांता ने कहा, मेरा मन बेकल रहता है महाराज, मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मैंने झुककर बहुत एहतियात से खेमे का पर्दा नीचे से खोल दिया। कहा, तुझे शांति अवश्य मिलेगी बालके। फिर मैंने कांता को लैंप गुल करने का इशारा किया और कहा, पर अभी तुझे बहुत तपस्या की जरूरत है। ये कहते हुए मैंने अचानक खेमे का पर्दा हटा दिया। वही पंडित पर्दे से कान लगाए खड़ा था जो शाम को हमारे पास आया था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो एकदम बौखला गया। इससे पहले कि पंडित वहां से फरार होता, मैंने सर्द लहजे में कहा, भागने की कोशिश मत करना महाराज, वरना तुम्हारे मटके जैसे पेट में रोशनदान बना दूंगा। मैंने नजदीक होकर रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में अड़ा दी। वो बौखला कर बोला, मगर मैं तो। मैंने गुर्रा कर कहा, बकवास बंद कर और सीधी तरह अंदर चल। वो किसी कद्दू की तरह लुढ़कता हुआ खेमे के अंदर दाखिल हो गया। अव्वल तो हमारी तरफ कोई मुतवज्जे ही नहीं था। किसी ने देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि पंडित मुझसे मिलने आया था। मैं उसे खेमे में ले तो आया था, मगर अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या सुलूक किया जाए। मैंने सोचा ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले मैं इससे पूछगिछ करूं कि आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने कांता से लैंप रोशन करने को कहा, फिर पंडित से मुखातिब हुआ, हाँ अब बताओ महाराज, कैसे आना हुआ। पंडित काफी हद तक संभल चुका था। वो अकड़ कर बोला, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा, महंगी सस्ती को छोड़ो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके मोटे पेट में चुभोते हुए कहा, बाहर कान लगाए क्यों खड़े थे। वो मेरा सवाल नजरअंदाज करके बोला, तुम लोग हो कौन। साधु और पंडित अपने साथ रिवॉल्वर और बंदूकें लेकर नहीं चलते। मैंने जहरीले लहजे में कहा, हाँ छुपकर दूसरों की बातें जरूर सुनते हैं। फिर मैंने गुर्रा कर कहा, क्या सुनने की कोशिश कर रहा था तू। वो बोला, देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि। मैंने अचानक उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा। उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने गिरबान पकड़ के उसे जोरदार झटका दिया। कहा, बताता है या अभी यहीं बलि चढ़ा दूं। बता कौन है तू, वरना मेरा ये रिवॉल्वर बेआवाज चलता है। वो गहरे गहरे सांस लेता रहा और मुझे घूरता रहा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबाने के इम्कानात पर गौर कर रहा हो। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। मैंने अचानक उसके मटके जैसे पेट पर घूंसा मारा। कहा, बोलता है या फिर तेरी मरम्मत करूं। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो मैंने चोटी पकड़कर उसे सीधा कर दिया। रिवॉल्वर की नाल उसके खुले हुए मुंह में डाल दी। कहा, अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तूने कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना सुबह यहां से तेरी लाश मिलेगी। 1, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर कुछ वक्फे के बाद बोला 2। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खेमे के बाहर उल्लू की आवाज गूंजी हो। मैंने कांता से कहा कि खेमे के बाहर शायद वही गैर मुल्की सहाफी है, अगर वही हो तो उसे अंदर बुला लो। कांता ने पर्दे के नजदीक जाकर बाहर झांका, फिर आहिस्तगी से पर्दा हटा दिया। फौरन ही तैमूर और ग्लोरिया अंदर आ गए। कांता ने फुर्ती से पर्दा दोबारा बंद कर दिया। तैमूर उस पंडित को देखकर ठिठक गया, फिर बोला, ओहो, इसका मतलब यह है कि हम राइट टाइम पर पहुंचा है। मैंने तैमूर से कहा, आप ऐसा करो साहब, इस राक्षस को अपने साथ ले जाओ, यहाँ तो ये बिल्कुल गूंगा हो गया है। तैमूर चहक कर बोला, नो प्रॉब्लम। फिर मुड़कर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, तुम ऐसा करो, गाड़ी इस तरफ लाकर लगा दो, हम इन खेमों के पीछे से निकल कर सड़क पर पहुंच जाएंगे। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, हमारी गाड़ी यहाँ से भी ज्यादा दूर नहीं है। पंडित हवन्नकों की तरह उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों फ्रेंच में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए पंडित के पल्ले एक लफ्ज भी न पड़ा। मैंने भी अचानक फ्रेंच में तैमूर से कहा, गाड़ी में बिठाने के बाद इसे बेहोश कर देना, फिर इसे ग्लोरिया के हवाले करके यहीं लौट आना। तैमूर ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, चलो महाराज, अब तुम हमारा गेस्ट है। फिर वो सर्द लहजे में बोला, हाँ मुंह से आवाज मत निकालना वरना। पंडित की सारी तुर्की तमाम हो गई। बोला, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। ग्लोरिया ने आगे बढ़कर पंडित का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसके साथ यूं खड़ी हो गई जैसे पंडित की अकीदतमंद हो और पंडित उसके सहारे चल रहा हो।
मैं जानता था कि ग्लोरिया की जेब में रिवॉल्वर भी होगा। फिर ग्लोरिया ने पंडित को दिखाने के लिए रिवॉल्वर निकाला और दोबारा जेब में रख लिया। मैंने तैमूर से कहा, इसका ध्यान रखना, इसे पंडितों की जान लेने का बहुत शौक है। तैमूर ने कहा, यह तो खुद इस पंडित पर मुनहसिर है। फिर उसने ग्लोरिया को बाहर निकलने का इशारा किया। वो लोग पंडित को लेकर बाहर निकले तो उस तरफ कोई मुतवज्जो नहीं था। हर शख्स अपने आप में मगन था। इस तरफ यूं भी अंधेरा था। वो लोग पंडित को खैमों की अकबी जानिब ले गए। मैं थोड़ी देर तक मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा, फिर दोबारा खैमे में चला गया। इस दफा मैंने खैमे का पर्दा नहीं लगाया था। मुझे अब बेचैनी से तैमूर का इंतजार था।